क्या आपने कभी सोचा है रात में सोते टाइम अगर मैं फ़ोन को टेबल पे रखूं तो सुबह उठने पे फ़ोन वहीं रहता है? तुम बोलोगे सर कैसा सवाल कर रहे हो? या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर उस दूध में मम्मी अगर थोड़ा सा दही डाल देती है तो सुबह तक वो दूध दही में जम जाता है? आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या है? या देखो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उन सब के पीछे छुपा हुआ है कुछ रहस्य, और साइंस उन्हीं सारी मिस्ट्री, रहस्य और सब चीज़ों को कैलकुलेटिव वे में हमें रिप्रेजेंट करके बताता है। साइंस के क्लास 9th का ये पहला चैप्टर जिसका नाम ही है एक्सप्लोरेशन, जैसा कि बुक का नाम वैसा ही चैप्टर का नाम, कि आखिर साइंस में हम वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम रीड आउट करके, समझ के, उन थ्योरीज को इवेलुएट करके आखिर जान पाते हैं इन सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में। सबको ये लगता है कि साइंस का मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है। गलत है। क्या मैथ साइंस से रिलेटेड नहीं है? ये भी गलत है। चलो इस चैप्टर को जरा एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं जरा हम बेसिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जिसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड क्रिएट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो सबसे पहले तो एक फार्मूला आया सामने में। फिजिक्स का फार्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, ये वही वेलोसिटी है जिसका इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ना, जितनी भी ये मोटर बाइक, कार की रेस होती है, वो सारी कैलकुलेशन यही होती है कि भाई वो 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करता है। वेलोसिटी का ये फार्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में पता करने में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी स्पीड है जिसका इस्तेमाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसकी कैलकुलेशन में भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल हुआ है। और यहां से हम देखते हैं, देखो पहला इसका सिंबल भी है, दैट सिंबल इज सी, जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सोचो जरा कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं ना जिनको हम मेजर करते हैं। जैसे कि आप सब्जी वाले के पास जाओ तो सब्जी खरीदते वक्त वो सब्जी वाला अपने तराजू में एक बटखरा रखता है जो कभी 1 किलो का होता है, 1.5 किलो का, आधा किलो का, इस तरीके से, जिससे कि हम सब्जी की मेजरमेंट करते हैं कि आखिर हमने सब्जी कितने नाप तोल के लिए है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस प्लेन में उड़ता हुआ प्लेन जो है, इसके पास ढेर सारा फ्यूल है, और इस फ्यूल के अंदर की जो कैपेसिटी है अगर आप देखोगे तो यह वैल्यू लगभग 22,300 केजी ऑफ फ्यूल है। तो आप नोटिस कीजिए कि एक जगह पे जहां पे हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो बहुत छोटे स्केल की क्वांटिटी है, माइक्रो स्केल की, लेकिन कहीं पे मेजरमेंट करने के लिए बहुत लार्ज स्केल यूज होता है। और जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये वैल्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स स्टैंडर्ड रहनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या बनाई है? यूनिट बनाई है। जैसे कि आप कहीं देखोगे तो कभी आपको केजी यूज होता हुआ दिखेगा, कभी आपको ग्राम यूज होता हुआ दिखेगा, किसी किसी केस में आपको पॉन्ड्स के अंदर भी कैलकुलेशन होती है। जैसे कि मोस्टली आपके केक लेने अगर जाओ तो केक की जो क्वांटिटी है वो पॉन्ड में कैलकुलेट की जाती है, ना कि केजी में कैलकुलेट की जाती है। लेकिन वहीं पे आप सब्जी वाले भैया के पास जाओगे तो वो ग्राम में भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये सारी जो यूनिट है, केजी, ग्राम, पॉन्ड्स, ये सब बनाई गई है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब मैं बात करता हूं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, वो है लॉज, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। मुझे लग रहा है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल होने वाला है वो ये 3 वर्ड होने वाले, तो उनको जरा ध्यान समझिएगा कि आखिर लॉ का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में अगर कहूं मैं हिंदी में तो इसका मतलब नियम होता है। बट नियम का मतलब क्या? तो बहुत सिंपल भाषा में, डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन द नेचर। लॉज का मतलब है कि कोई ऐसा पैटर्न जिसको आप रेगुलरली देखोगे, ऑब्जर्व करते हुए, वो हमारा नियम कहलाएगा। जैसे कि न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसके बारे में आप आगे चल के फिजिक्स में डिटेल में कवर करोगे। दूसरी होती है थ्योरीज। थ्योरी क्या है? थ्योरी वो चीज है जो हमें उन लॉज को समझने में हेल्प करती है, उनकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होती है कि आखिर वो नियम किस बेस पे काम कर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, वो पूरी की पूरी आपको थ्योरी कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एटॉमिक थ्योरी जो हमें बताता है कि आखिर जो वो यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो है किसी भी मैटर का, जिसे हम एटम कहते हैं, उस एटम का स्ट्रक्चर, कैसे वो फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें इस थ्योरी के अंदर है। तीसरा आता है फिर आपका प्रिंसिपल, कि सर लॉ समझ गए, थ्योरी समझ गए, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है किसी भी सिचुएशंस को समझना ऑन अ ब्रॉडर लेवल, कि आखिर कोई चीज हुई है, कोई एक्ट अगर हो रहा है बेटा, कोई चीज हैपन हो रही है, तो आखिर उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यानी कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती और ना ही एनर्जी बनाई जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो है आपका प्रिंसिपल। साइंस के अंदर हम लॉज, थ्योरीज और प्रिंसिपल, इन 3 चीजों को ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टॉपिक पढ़ो तो दिमाग में ये रखना है कि आखिर ये नियम है, कि थ्योरी है, या फिर प्रिंसिपल है। अब सवाल यह आता है कि सर क्या जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी डेवलप्ड हुई, क्या वो सारी की सारी सक्सेसफुल हुई? नहीं। जैसे आपको पता होगा
कि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब को डिस्कवर्ड किया था, तो बहुत ब्यूटीफुल कोट आता है कि उनकी जो बल्ब की डिस्कवरी है, वो डिस्कवरी करने के पीछे बहुत सारे फेल्योर थे। 99 टाइम्स जाके वो फेल हुए, तब जाके एक बार बल्ब डेवलप हुआ। लेकिन वो 99 टाइम्स जब वो फेल हुए, तो उस फेल के अंदर भी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया। साइंटिफिक थ्योरी का भी कुछ ऐसा ही है कि फेल्योर जो है वो वीकनेस नहीं होती है साइंस में। साइंस में जब भी आप कुछ खोजने निकलते हो, आप कोई चीज़ ढूंढने निकलते हो, आप कई बार फेल होगे, लेकिन वो फेल होना आपको कुछ नई थ्योरी, नई एक्सप्लेनेशन दे के जाता है, एक नया आइडिया आपका डेवलप्ड होता है। अब बात आती है कि साइंस की लैंग्वेज में हम फेल को फिर कैसे डिफाइन करें। तो इसका सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मान लो कि आपने कोई चीज़ प्रिडिक्ट करी अपने किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अब वो प्रिडिक्शन अगर मैच कर गई तो सक्सेस है, अगर वो प्रिडिक्शन आपकी मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स कि आपकी ऑब्जर्वेशन में कहीं फ्लॉज था। उसी चीज़ को साइंटिफिक फेल्योर कहा जाएगा। लेकिन वो आपको एक लेसन होगा कि ओके, जो ऑब्जर्वेशन मेरी थी, जो पॉइंटर्स मैंने उठाए थे, वो पॉइंटर्स हमारे गलत है, तो उसको हम बेटर करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब प्रिडिक्ट करें तो बेहतर हो जाए। इसको समझो एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि आपने ऑब्जर्व किया कि आज बादल बहुत ज़्यादा घने, काले घने बादल हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन क्या दिमाग में आएगी कि हो सकता है बारिश हो सकती है। लेकिन क्या बारिश होने के पीछे सिर्फ बादलों का काला घना होना जरूरी है? नहीं, उसके पीछे और भी चीजें हैं, लाइक कि आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, विंड की स्पीड का पैटर्न कैसा रहा है तब। और इन सारी कैलकुलेशन के बेसिस पे फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि ओके, इट विल रेन दिस आफ्टरनून, कि हो सकता है कि आज बारिश हो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही रही तो मतलब भैया बहुत सही बात है, कैलकुलेशन आपकी सही रही, ऑब्जर्वेशन अगर सही में बारिश हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर जाएगा कि यार मैंने सही तरीके से प्रिडिक्ट किया था। लेकिन दूसरा, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन मैच नहीं करे और कुछ और हो जाए, मतलब कि आप दोबारा से जो भी आपने एज्यूम किया था उसको क्या करोगे, आप री एग्जामिन करोगे। तो एक ना बहुत सिंपल सी बात है कि साइंस में कभी भी फेल्यूर जैसा टर्म यूज नहीं होता है। आइदर यू लर्न, आइदर यू ग्रो, दो चीजें होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसलिए लाइफ में भी कभी भी कुछ भी आप नया सीखने निकलो ना, तो उसको साइंटिफिक वे से ही सीखने की कोशिश करना, तो वहां आपका इमोशनल डैमेज नहीं होने वाला है। लॉजिकल डैमेज होगा, वहां पे इमोशनल डैमेज नहीं होगा। अब देखो साइंस हमें और चीज़ों में किस तरह से हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में जब भी कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो मम्मी लोग का सीधा आदेश आ जाता है कि भैया ग्रहण का टाइम ये से ये टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ना तो तुम कुछ खाना खाओगे, ना तुम गद्दे पे बैठोगे, ना तुम किसी चीज़ को टच करोगे, ना तुम्हें पानी पीना है। अब क्या इसके पीछे साइंस सपोर्ट करता है? क्या सही में ऐसा है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उस ड्यूरेशन में रखा खाना खराब हो जाता है? क्या ये चीज़ें होती है, या फिर ये सब सिर्फ मिथ है? इस तरह के मिथ को बस्ट करना का काम ही किसका है भैया? साइंस का है। क्योंकि साइंस भाई चेक करेगा लॉजिकली कि क्या एक्चुअली में कोई फिजिकल चेंज हुआ, क्या कोई केमिकल चेंज हुआ है ना? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इक्लिप्स से रिलेट करती हो फूड पार्टिकल से, तो वहाँ पे हमें साइंस हेल्प करता है। अच्छा, अब और कैसे हेल्प करता है साइंस? साइंस हेल्प करेगा हमें चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए। जैसे कि मान लो मुझे एक बेसिक कैलकुलेशन करनी है कि भैया मेरे कंट्री में जितने लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आप एस्टिमेट लगा सकते हो। अब वो एस्टिमेट आप कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए बेसिकली आपने रिसर्च किया कि भाई कि एक फैमिली है और उस फैमिली में बेस्ड डेटा ये कहता है कि जो फैमिली के मेंबर हैं दे नीड 2000 टू 25,000 किलो कैलोरी पर डे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि भैया एक महीने में किसी फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उनकी राइस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? कुछ टन होगी। अब ये एक एस्टिमेटेड डेटा है, नॉट एग्जैक्ट डेटा, लेकिन इस डेटा से हमें हेल्प मिल जाती है ये पता करने में कि एक्चुअली में हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है जिससे कि हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकें। साइंस के फॉर्मूलाज, टूल्स, इन्हीं सब कैलकुलेशंस को ना हेल्प करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, एक और डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर वी ब्रीथ एवरी डे। सोचो कि हर दिन हम और आप एवरेज कितना लीटर एयर है उसको ब्रीथ करते हैं। तो इसकी एक कैलकुलेशन हुई, एक बेसिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? एक कैलकुलेशन टाइम और एक कैलकुलेशन वॉल्यूम की। देखो सिंपल, एवरेज लिया गया कि भाई एक मिनट में जो ब्रीथ है वो 12 से 15 ब्रीथ है। टोटल आपके जितने मिनट्स हैं 1414 मिनट्स पर डे। कैलकुलेट किया आपने तो लगभग निकला आपका 20,000 ब्रीथ्स अ डे। ये हमारी कैलकुलेशन है कि एक दिन में एवरेज पर्सन 20,000 टाइम ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, नाउ अब देखेंगे जरा 20,000 ब्रीथ्स का मतलब कितना लीटर एयर, उस चीज को जरा समझेंगे। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई? तो बोला कि एक 2 लीटर का पार्टी वाला बैलून है जिसके अंदर आप जब मतलब उसको जब फील करते हो तो आपको 4 से 5 बार हवा भरनी होती है, यानी 4 से 5 टाइम आपको ब्रीथ करना पड़ता है। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन क्या है। तो 2 लीटर का बैलून है और उसमें हवा भरते हैं हम 4 से 5 बार ब्रीथ करके। एक ब्रीथ में कितना लीटर हवा गया? 0.5 लीटर। दिस इज द कैलकुलेशन कि तो 4 लीटर है भैया, 2 लीटर का बैलून है, 4 से 5 बार में अगर वो फील हो रहा है तो एवरेज एक ब्रीथ में
हाफ लीटर एयर आपने फील करी है। तो उस हिसाब से 20,000 ब्रीथ का मतलब कितना लीटर हो गया? 10,000 लीटर इन अ डे। ये कैलकुलेशन है। अब तुम बोलोगे सर इन सब कैलकुलेशन का यूज कहाँ होता है? बहुत सिंपल भाई साहब, जब भी चीजें डिजाइन की जाती है ना छोटे छोटे और लार्ज स्केल में, वहां पे ये सारी कैलकुलेशन यूज होती हुई दिखाई दी। इन डेटा से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि 1 मिनट में हम एवरेज कितना बैलून फिल कर सकते हैं? 3 बैलून फिल कर सकते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो ये आपका है 10,000 लीटर एयर इन अ डे। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी लगती है जब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा है क्या कि सब चीजें साइंस की जो डिपार्टमेंट है, लाइक हमने फिजिक्स में डिवाइड कर दिया, हमने केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया, हमने बायो में डिवाइड कर दिया, क्या ये सारी चीजें अलग अलग हैं? देखो, चीजों को डिवाइड करने का काम हमने किया है, बट नेचर जो है ना वो कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट करता। इसको एक एग्जांपल समझो, ये क्या है? ये मास्क है, देखा होगा ना कोविड के टाइम में मास्क यूज करते हुए। अब इस मास्क के अंदर केमिस्ट्री भी है जो हमें ये बताएगी कि ये मास्क को जिस फाइबर से इस्तेमाल करके बनाया गया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। इस मास्क में फिजिक्स भी है जो बताएगा इस मास्क के अंदर के पार्टिकल मोशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस के बारे में। इस मास्क में बायो भी है जो बताएगा कि आखिर ये किस तरह के वायरस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसका बिहेवियर क्या है। और इतना ही नहीं, ये मास्क मैथ से भी रिलेटेड है जो हमें एयर फ्लो और फिल्ट्रेशन इफिशियंसी के बारे में बताता है। यानी कि नेचर में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उन सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब कुछ है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि सारी चीजों को हमने डिवाइड कर दिया है तो वो सारी चीजें इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं। नहीं, एवरीथिंग इज को रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसको एक अच्छी भाषा में और समझे ना तो ऐसा समझो कि जो साइंस है वो बेसिकली इट्स नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट और इक्वेशन, ये बेसिकली एक्टिव ह्यूमन एंडेवर का पार्ट है। आप कितने क्यूरियस हो, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप कितने कोलैबोरेटिव एफर्ट डालते हो और साथ ही साथ आप कितने केयरफुली क्वेश्चन करते हो, ये सारी चीजों का मिक्सचर ही साइंस है। और ये हमारा चैप्टर है जो हमसे कहना चाहता है कि लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये था पहला चैप्टर, एक यूनिक चैप्टर जो क्लास 9th में ऐड हुआ है, फर्स्ट टाइम आप लोग रीड कर रहे हो। और इस चैप्टर को मैं अगर सही ढंग से बताऊं ना तो ये चैप्टर साइंस के नॉर्मल एकेडमिक चैप्टर की तरह नहीं है। ये चैप्टर आपको ये बताने वाला है कि अब जब आप 8 से 9th क्लास में आए हो तो आपका जो साइंस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया है ना उसको बदलना होगा। हमें साइंस को सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना होगा, समझना होगा कि आखिर साइंस हमारे रियल लाइफ, डेली लाइफ सिचुएशन में कहाँ हेल्प करती है, ठीक है। जब भी हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं साइंस ही होता है जो हमें उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आई होप तुम लोग ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया हो। ओपी सीरीज में हम चैप्टर्स को बहुत ब्रीफली पहले सिलेबस हमने किया, बाकी चैप्टर्स हम छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं, बट इन चैप्टर्स को हम डिटेल में भी कवर करेंगे जब हम वन शॉट करेंगे। तुम्हें ये फर्स्ट चैप्टर साइंस का कैसा लगा? बिकॉज यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट जो कि ये चैप्टर रीड कर रहे हो और पढ़ने वाले, और ये मेरा भी पहली बार मैंने ये चैप्टर वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो बताना जरूर इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी है, अगर ये एक्सप्लोरेशन वाली बुक तुम्हारे हाथ लग चुकी हो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विथ न्यू टॉपिक। और मजा आने वाला है भाई क्लास 9th की साइंस को पढ़ने में क्योंकि सब कुछ नया नया। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।